नमस्कार, आप देख रहे हैं एएनबी न्यूज और मैं आपके साथ सलोनी मलिक। एएनबी सुपरफास्ट में आपका स्वागत है। खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं पहली खबर से। राजस्थान में सियासी संकट जारी है और सूत्रों के अनुसार 17 अगस्त को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत राजस्थान विधानसभा में विश्वास मत पेश कर सकते हैं। कल होटल में कांग्रेस विधायक दल की मीटिंग के दौरान सीएम अशोक गहलोत ने विधायकों से बातचीत में कहा कि 17 अगस्त तक इसी तरह से एकता बनाए रखना है। वहीं इससे पहले सीएम अशोक गहलोत ने गुरुवार को होटल फेयरमाउंट में हुई कांग्रेस विधायक दल की बैठक में के दौरान सभी विधायकों को संबोधित करते हुए कहा कि आप सभी जन्माष्टमी, रक्षाबंधन होटल में ही मनाएं, परिवार को भी बुला सकते हैं। लोकतंत्र की रक्षा के लिए आपको 21 दिन यहां पर ही रहना होगा। चौदह अगस्त को राजस्थान विधानसभा का सत्र शुरू होने जा रहा है। ऐसे में कांग्रेस के दोनों गुटों में हलचल है। इसी बीच सचिन पायलट गुट के विधायक और राज्य सरकार में पूर्व मंत्री विश्वेंद्र सिंह का एक ट्वीट सामने आया है, जिसमें वो गहलोत गुट पर निशाना साध रहे हैं। साथ ही सचिन पायलट की तुलना अर्जुन से कर रहे हैं। वहीं पूर्व मंत्री विश्वेंद्र सिंह ने अपने ट्वीट में लिखा कि वो अर्जुन है, कभी महाभारत का युद्ध नहीं हारेगा। साथियों, विश्वास करो, वो बाण जीत का मारेगा। बता दें कि विश्वेंद्र सिंह को कांग्रेस ने प्राथमिक सदस्यता से निकाल दिया है और मंत्री पद से भी बर्खास्त कर दिया है। इससे पहले भी ये नेता सचिन पायलट गुट के समर्थन में और अशोक गहलोत के खिलाफ लगातार ट्वीट करते आए हैं। अगर सचिन पायलट गुट की बात करें तो गुरुवार को बयान सामने आया था कि बागी विधायक विधानसभा सत्र में शामिल हो सकते हैं। एक्टर सुशांत सिंह राजपूत की मौत मामले में बिहार सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कैविएट के साथ ही एक अर्जी भी दाखिल कर दी है, जिसमें राज्य सरकार ने लिखा है कि बिहार पुलिस की ओर से मामले की जांच को जारी रखने दिया जाए। सरकार ने रिया चक्रवर्ती की उस मांग का विरोध किया है, जिसमें रिया ने कहा है कि जब तक उसकी याचिका सुप्रीम कोर्ट में लंबित रहती है, तब तक बिहार पुलिस को आगे की जांच से रोका जाए। दरअसल सुसाइड केस में आरोपों से घिरी सुशांत सिंह राजपूत की गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती ने सुशांत के परिवार पर संगीन आरोप लगाए हैं। केस पटना से मुंबई ट्रांसफर करने को लेकर सुप्रीम कोर्ट में दाखिल याचिका में रिया ने ये आरोप लगाए हैं। रिया का कहना है कि पटना में एफआईआर दर्ज कराने में सुशांत के बहनोई एडीजी ओपी सिंह ने दबाव बनाया है। वहीं रिया चक्रवर्ती का ये भी आरोप है कि सुशांत सिंह राजपूत के दोस्त सिद्धार्थ पिछानी को ओपी सिंह और मीतू ने रिया पर सवाल उठाने को कहा था। रिया के मुताबिक सिद्धार्थ ने मुंबई पुलिस को इसकी जानकारी दी थी। सिद्धार्थ ने मुंबई पुलिस को ईमेल भेजा था कि 22 जुलाई को ओपी सिंह और सुशांत की बहन मीतू ने उन्हें फोन करके रिया और उसके ऊपर सुशांत की तरफ से किए गए खर्चे को लेकर सवाल उठाने को कहा था। अयोध्या में राम जन्मभूमि मंदिर के भूमि पूजन की भव्य तैयारियां जारी हैं। इस बीच सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए जा रहे हैं। 5 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगमन के चलते अयोध्या को चारों तरफ से सील करने की तैयारी है। अयोध्या समेत फैजाबाद शहर में प्रवेश के सभी मार्गों पर पूर्व में किए इंतजामों की मॉनिटरिंग की जा रही है। भूमि पूजन के मुख्य कार्यक्रम की पूर्व संध्या से किसी को भी अयोध्या में प्रवेश नहीं दिया जाएगा। लखनऊ के रास्ते सड़क से आने वाले वीवीआईपी को शहादतगंज से अयोध्या में प्रवेश देने की योजना बनाई जा रही है। वहीं अयोध्या के पड़ोसी जिले बस्ती, गोंडा, अंबेडकर नगर, बाराबंकी, सुल्तानपुर, अमेठी जैसे कई इलाकों में पहले ही नोडल अधिकारियों की नियुक्ति की जा चुकी है। नोडल अधिकारियों के नेतृत्व में इन जनपदों की पुलिस बॉर्डर पर कड़ी निगरानी रखेगी।
जल मार्गों पर कड़ी निगरानी रखने के लिए PAC जल पुलिस की तैनाती की जा रही है। हाईवे समेत अयोध्या के सभी छोटे बड़े प्रवेश मार्गों पर बैरियर लगाए जाने की तैयारी है। ये सभी व्यवस्थाएं 3 अगस्त से कार्य करना शुरू कर देंगी। वहीं 4 अगस्त की शाम से अयोध्या में प्रवेश प्रतिबंध किया जा सकता है। इसके लिए सभी मार्गों पर पूर्व में किए इंतजामों की दोबारा मॉनिटरिंग की जा रही है। आज आला अधिकारियों की बैठक होगी। लखनऊ से कई वरिष्ठ अधिकारी हालात और इंतजामों का जायजा लेने के लिए आज अयोध्या पहुंच रहे हैं। अयोध्या में राम मंदिर के भूमि पूजन कार्यक्रम को लेकर तैयारियां जोरों पर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी 5 अगस्त को इस कार्यक्रम में मौजूद होंगे। इस अवसर को विशेष बनाने के लिए तेजी से काम चल रहा है। अब सबकी निगाहें अयोध्या नगरी पर है। वहीं अयोध्या में सभी मुख्य स्थानों को सजाया संवारा जा रहा है। मरम्मत और रंग रोगन और सजाने का काम जारी है। जगह जगह वॉल पेंटिंग के जरिए धार्मिक नगरी को सुंदर बनाया जा रहा है। वहीं इसके अलावा शहर के सड़कों को चौड़ा किया जा रहा है। सरयू नदी के घाटों को साफ करने और सौंदर्यीकरण का काम भी तेजी से चल रहा है। अनुमान के मुताबिक मंदिर बनाने के दौरान और इसके पूरा होने के बाद यहां पर्यटकों की संख्या में बढ़ोतरी होगी। राम की नगरी अयोध्या में राम को स्थायी मंदिर मिलने के साथ ही लोगों के स्थायी कारोबार बढ़ने की उम्मीद और ज्यादा बढ़ गई है। वहीं बताया जा रहा है कि अयोध्या को ज्यादा सुंदर और आधुनिक बनाने के लिए 360 करोड़ रुपए की परियोजनाएं पहले शुरू की जा चुकी हैं। आधुनिकीकरण के 140 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट्स पर अभी काम होना बाकी है। अयोध्या को सुंदर बनाने के लिए नमामि गंगे परियोजना का भी इस्तेमाल हो रहा है। इसके तहत सरयू में गिरने वाले तमाम छोटे नालों के गंदे पानी को सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट्स में ट्रीट कर वापस सरयू में भेजा जा रहा है। चीन ने गुरुवार को भारत को चेतावनी दी है कि वो भारतीय अर्थव्यवस्था से चीन की अर्थव्यवस्था को अलग करने की कोशिश न करे। चीन ने कहा कि अगर भारत ऐसा करता है तो दोनों देशों को ही नुकसान होगा। चीनी राजदूत ने कहा कि चीन भारत के लिए रणनीतिक रूप से कोई खतरा नहीं है और दोनों को एक दूसरे की जरूरत है। वहीं चीन का ये बयान तब आया है जब मोदी सरकार ने सुरक्षा कारणों से चीन के कई ऐप्स बैन कर दिए हैं। इसके साथ ही विदेशी निवेश समेत भारत में कारोबार करने के कई नियमों में बदलाव किया है, जिससे चीनी कारोबार के हित प्रभावित होना तय है। इस मामले में चीनी राजदूत सन वेइडोंग ने कहा है कि चीन ऐसे संबंधों की वकालत करता है जो दोनों पक्षों के लिए फायदेमंद हो और किसी का नुकसान ना हो। हमारी अर्थव्यवस्था एक दूसरे की पूरक और एक दूसरे पर निर्भर है। इसे जबरदस्ती कमजोर करना ट्रेंड के विपरीत जाना है। इससे दोनों देशों को काफी नुकसान होगा। वहीं चीनी राजदूत सन वेइडोंग ने ये भी कहा है कि चीन से कोई विस्तारवादी ताकत या रणनीतिक खतरा नहीं है। दोनों देशों के बीच सदियों से शांतिपूर्ण रिश्ते रहे हैं। हम कभी भी आक्रामक नहीं रहे हैं और न ही किसी देश की कीमत पर अपना विकास किया है। उन्होंने कहा कि चीन से ज्यादा एक अदृश्य वायरस खतरा हो सकता है। वेइडोंग ने कहा, भारत और चीन के शांतिपूर्ण सह अस्तित्व के लंबे इतिहास को खारिज करना संकीर्ण सोच को दिखाता है और ये नुकसानदायक भी है। कोरोना वायरस संकट की वजह से कुवैत ने बड़ा फैसला लिया है। काफी वक्त के बाद कुवैत ने अपने देश से ट्रैवल की पाबंदी को हटाया, लेकिन कुछ देशों के लोगों के प्रवेश पर बैन जारी है। इसमें भारत के लोगों पर भी बैन जारी है, यानी भारतीय नागरिक कुवैत में प्रवेश नहीं कर पाएंगे। दरअसल कोरोना संकट की वजह से मार्च के बाद से कुवैत ने अंतर्राष्ट्रीय विमानों पर पाबंदी लगा दी थी।
अब 1 अगस्त से इस सेवा को शुरू करने का फैसला लिया गया है। हालांकि कुल 7 देशों के नागरिकों को कुवैत में प्रवेश करने से रोक है। वहीं इन 7 देशों में बांग्लादेश, फिलीपींस, भारत, श्रीलंका, पाकिस्तान, ईरान और नेपाल शामिल हैं। बता दें कि दक्षिण एशिया के इन्हीं देशों में कोरोना वायरस के मामले हैं और अधिकतर मजदूर और कामगार कुवैत यहां से ही आते हैं। कुवैत के इस फैसले पर अभी आधिकारिक तौर पर भारतीय विदेश मंत्रालय का जवाब सामने नहीं आया है। बता दें कि 30 जुलाई तक के आंकड़ों के मुताबिक कुवैत में कोरोना वायरस के 66,529 मामले हैं। अब तक 445 लोगों की जान जा चुकी है, जबकि 57,000 से ज्यादा लोग रिकवर हो चुके हैं। उत्तर प्रदेश में गाड़ी चलाने के दौरान मोबाइल पर बात करना महंगा पड़ेगा। अगर 2 पहिया और 4 पहिया गाड़ी चलाते समय कोई भी मोबाइल पर बात करता है तो पहली बार 1,000 और दूसरी बार 10,000 रुपए का जुर्माना लगेगा। उत्तर प्रदेश मोटरयान नियमावली के तहत बढ़ी हुई दर से जुर्माना लगाए जाने का शासनादेश गुरुवार को जारी किया गया है। वहीं शासनादेश के मुताबिक अब बिना हेलमेट 1,000 रुपए जुर्माना होगा। पार्किंग का उल्लंघन करने पर पहली बार 500 रुपए और दूसरी बार 1,500 रुपए का जुर्माना देना होगा। इसी के साथ ही सीट बेल्ट कार चलाने पर 1,000 और बिना लाइसेंस या 14 साल से कम उम्र के बच्चों के बिना वैध लाइसेंस के गाड़ी चलाने पर 5,000 रुपए जुर्माना होगा। वहीं अधिकारी की बात नहीं मानने और काम में बाधा डालने पर पहले जुर्माना 1,000 रुपए था, जो अब 2,000 रुपए कर दिया गया है। ड्राइविंग लाइसेंस को लेकर गलत तथ्य देने पर 10,000 रुपए जुर्माना देना होगा। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने गुरुवार को अनलॉक 3 के लिए गाइडलाइन जारी कर दी है। अनलॉक 3 को लेकर केंद्र सरकार के दिशा निर्देशों के तहत यूपी में 31 अगस्त तक स्कूल और शैक्षणिक संस्थान बंद रहेंगे। वहीं 5 अगस्त से जिम को खोलने की अनुमति दी गई है। इसके अलावा सिनेमा हॉल, स्विमिंग पूल, मनोरंजन पार्क, थिएटर, असेंबली हॉल, योगा संस्थान अगले आदेश तक बंद रहेंगे। राज्य सरकार की गाइडलाइंस के मुताबिक अंतर्राष्ट्रीय हवाई यात्राएं, मेट्रो रेल, धार्मिक कार्यक्रमों पर प्रतिबंध जारी रहेगा। वहीं कंटेनमेंट जोन में लॉकडाउन 31 अगस्त 2020 तक लागू रहेगा। 65 वर्ष से ज्यादा आयु के व्यक्ति, रोगी और गर्भवती महिलाएं को बिना आवश्यकता घर से बाहर निकलने पर रोक रहेगी। 10 साल से कम उम्र के बच्चों को भी बिना आवश्यकता बाहर निकलने पर रोक बनी रहेगी। इसके अलावा हर हफ्ते शुक्रवार रात 10 बजे से सोमवार सुबह 5 बजे तक लॉकडाउन रहेगा। वहीं वाराणसी में सभी दुकानें और निजी कार्यालय हॉटस्पॉट कंटेनमेंट जोन को छोड़कर सोमवार से शुक्रवार तक खोली जाएंगी। शासन के आदेशानुसार साप्ताहिक बंदी शनिवार और रविवार को ही रहेगी। सोमवार की साप्ताहिक बंदी को खत्म कर दिया गया है। दुकानों के खोलने जाने की अवधि को सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक निर्धारित कर दिया गया है। ये नया आदेश 15 अगस्त तक प्रभावी रहेगा। 1 से 3 अगस्त के मध्यम बकरीद और रक्षाबंधन त्योहार को ध्यान में रखते हुए शनिवार और रविवार को मिठाई, बेकरी, पशु विक्रय और राखी विक्रय की दुकानों को भी सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक खोले जाने की इजाजत दी गई है। कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों को देखते हुए बिहार में लॉकडाउन को बढ़ा दिया गया है। राज्य में अब 16 अगस्त तक लॉकडाउन रहेगा। हालांकि सरकार की ओर से कुछ रियायतें दी गई हैं। बता दें कि राज्य में कोरोना के करीब 50,000 केस हैं और 285 लोगों की जान जा चुकी है। बिहार के गृह विभाग की ओर से जारी अधिसूचना के मुताबिक रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक का नाइट कर्फ्यू जारी रहेगा। दुकानें और बाजारों को समय और बाकी
नियमों के हिसाब से आवश्यक प्रतिबंधों के अधीन संचालित करने की इजाजत दी जाएगी। नीतीश सरकार ने कोरोना के कहर के मद्देनजर कई जगह की पाबंदी जारी रखी है। प्रदेश में शॉपिंग मॉल, धर्मस्थल अभी नहीं खुलेंगे। रेस्टोरेंट को सिर्फ होम डिलीवरी की अनुमति होगी। सरकार की ओर से जारी आदेश के मुताबिक सरकारी निजी दफ्तरों में सिर्फ 50% कर्मचारी को आने की इजाजत होगी। सरकार का यह आदेश 1 से 16 अगस्त तक लागू रहेगा। बिहार में कोरोना के कुल 48,000 से ज्यादा केस हैं। इसमें से 16,042 एक्टिव केस हैं। 31,673 लोग इलाज के बाद ठीक हो चुके हैं। वहीं अब तक 285 लोगों की कोरोना के चलते मौत हो चुकी है। वहीं बिहार से सटे राज्य झारखंड में लॉकडाउन को बढ़ा दिया गया है। राज्य में 31 अगस्त तक लॉकडाउन बढ़ाया गया है। लॉकडाउन के दौरान छूट भी दी गई है। रात 10 बजे के बाद नाइट कर्फ्यू जारी रहेगा। मॉल, स्कूल, कॉलेज, कोचिंग सेंटर, जिम, पार्क, होटल, सिनेमा हॉल पहले की तरह बंद रहेंगे। देश में कोरोना वायरस मरीजों की संख्या 16 लाख पार हो चुकी है। पिछले 30 दिनों में देश में 11 लाख से ज्यादा केस सामने आए हैं। वहीं भारत में बीते दिन 54,000 से ज्यादा नए केस सामने आए हैं। नए मरीजों के रोज रजा रहे नए मामले रिकॉर्ड तोड़ने में लगी है। बता दें कि पिछले 24 घंटे में 783 मरीजों की मौत हो चुकी है। जबकि राहत की बात यह है कि एक दिन में 37,445 मरीज ठीक हुए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक देश में जुलाई महीने में 10 लाख केस आ चुके हैं। 30 दिनों में 11 लाख केस अब तक किसी भी महीने के एक रिकॉर्ड है। जुलाई में कोरोना मरीजों की संख्या में 63% की बढ़ोतरी हुई है। हालांकि गुरुवार तक रिकवरी मरीजों की संख्या भी 11 लाख के करीब पहुंच चुकी है। कोरोना वायरस के संकट और अर्थव्यवस्था में आ रही दिक्कतों के बीच कांग्रेस नेता राहुल गांधी का विशेष संवाद का सिलसिला जारी है। शुक्रवार को कांग्रेस नेता राहुल गांधी बांग्लादेश के प्रख्यात अर्थशास्त्री और बांग्लादेश ग्रामीण बैंक के संस्थापक मोहम्मद यूनुस से बात की। राहुल गांधी ने इस दौरान कोरोना संकट के कारण गरीबों पर आई मुसीबत की बात की। तो वहीं मोहम्मद यूनुस ने कहा कि आज जरूरत है कि गांव की अर्थव्यवस्था को खड़ा किया जाए। लोगों को शहर नहीं बल्कि गांव में ही नौकरियां दी जाए। कोरोना के बाद एक नई नीति पर काम जरूरी है। मोहम्मद यूनुस ने कहा कि मैं पहले से बात कर रहा हूं कि कोरोना संकट ने समाज की कुरीतियों को उजागर कर दिया है। गरीब, प्रवासी मजदूर हम सभी के बीच ही हैं, लेकिन कोरोना संकट ने इन्हें सभी को सामने ला दिया है। इन्हें इनफॉर्मल सेक्टर का हिस्सा बनाया जाता है जो अर्थव्यवस्था का हिस्सा नहीं है। अगर हम उनकी मदद करें तो पूरी अर्थव्यवस्था को आगे ले जा सकते हैं, लेकिन हम ऐसा नहीं करते हैं। अगर महिलाओं की बात करें तो उन्हें समाज में निचला दर्जा दिया गया है। अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में उन्हें कोई पूछता नहीं है, लेकिन महिलाओं के समय समय पर खुद को साबित किया है। वहीं इस दौरान राहुल गांधी ने कहा कि भारत और बांग्लादेश जैसे देशों के लिए मुश्किल है कि ये भविष्य है और छोटे कारोबारी ही भविष्य है, लेकिन सिस्टम नहीं देख रहा है। हमने पश्चिम से काफी कुछ लिया है, लेकिन गांव को ताकतवर बनाना भारत और बांग्लादेश का ही मॉडल है। महात्मा गांधी ने भी कहा था कि हमें अपनी ग्रामीण अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाना होगा। उन्होंने कहा कि पश्चिम की नीतियों से बेहतर है कि एशिया के मॉडल पर काम करें। उन्होंने कहा कि मुझे लगता है कि बांग्लादेश और भारत की समस्याएं काफी समान हैं, लेकिन सामाजिक स्तर पर कुछ बदलाव है। यहाँ जाति के आधार पर बंटवारा है जो पश्चिम से पूरी तरह से अलग है। बिहार में बाढ़ का प्रकोप बढ़ता जा रहा है। 2 नए जिले सिवान और मधुबनी भी बाढ़ की चपेट में आ गए हैं। सिवान के 2 और मधुबनी के 4 प्रखंडों में
बाढ़ का पानी घुस गया है। इस तरह अब राज्य के 14 जिलों के 108 प्रखंडों की 972 पंचायतें बाढ़ की चपेट में आ चुकी है। इससे 40 लाख आबादी बाढ़ से प्रभावित हो गई है। वहीं आपदा प्रबंध विभाग के अपर सचिव रामचंद्रडू के मुताबिक बाढ़ पीड़ितों के लिए बचाव और राहत कार्य युद्ध स्तर पर चलाए जा रहे हैं। राज्य में 19 राहत शिविर लगाए गए हैं, जिसमें 25,000 लोग रह रहे हैं। वहीं 1,001 सामुदायिक किचन के माध्यम से 5,80,000 लोगों को प्रतिदिन भोजन कराया जा रहा है। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें तैनात की गई हैं। वहीं कृषि सचिव डॉक्टर एन श्रवण कुमार के मुताबिक बाढ़ की स्थिति वाले जिलों में प्रारंभिक सर्वेक्षण के अनुसार लगभग 4,87,000 हेक्टेयर क्षेत्र में बाढ़ से फसल को नुकसान हुआ है, लेकिन पानी के निकलने जाने के बाद वास्तविक अनुसार नुकसान का आकलन होगा। उसके बाद उसकी भरपाई आपदा प्रबंध की ओर से निर्धारित मानकों के अनुसार की जाएगी। मौसम विभाग ने यूपी, उत्तराखंड, बिहार समेत कई राज्यों में आज बारिश की संभावना जताई है। मौसम विभाग के अनुसार दिल्ली, नोएडा, ग्रेटर नोएडा, फरीदाबाद, बागपत, चंदौली, संभल, चांदपुर, अमरोहा, मुरादाबाद और आसपास के इलाकों में अगले कुछ घंटों में गरज के साथ बारिश हो सकती है। इधर उत्तराखंड से लेकर हिमाचल तक पहाड़ दरक रहे हैं। अगले 24 घंटे पहाड़ों के लिए बेहद भारी है। मौसम विभाग ने पिथौरागढ़, बागेश्वर और चमोली जिले के लिए भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। बता दें कि उत्तराखंड के कई जिलों में भारी बारिश और भूस्खलन से सड़कें बह चुकी है। ऐसे में लोग जहां जहां फंसे हुए हैं। धारचूला इलाके के एक गांव में बारिश भूस्खलन के बाद फंसे कुछ लोगों को आर्मी के जवानों ने रेस्क्यू कर सुरक्षित बाहर निकाला। दरअसल इस इलाके में अचानक फ्लैश फ्लड आने के बाद लोग फंस गए, जिन्हें रेस्क्यू ऑपरेशन चलाकर बाहर निकाला गया। आर्मी के जवानों ने लोगों को राहत सामग्री और दवाइयां भी मुहैया कराईं। यूपी के मिर्जापुर जेल से कैदियों के भागने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। चुनार में बनाए गए अस्थायी जेल से 2 कैदी खिड़की के रास्ते भागने में सफल रहे। जब इसकी जानकारी जेल में तैनात कर्मचारियों को हुई तो हड़कंप मच गया। पुलिस ने आनन फानन में नाकेबंदी कर दोनों की तलाश शुरू कर दी, लेकिन अभी भी आरोपी फरार है। फरार हुए दोनों कैदियों का नाम सतीश शुक्ला और आशीष बिंद है, जिन्हें हाल ही में 17 जुलाई को बाइक चोरी के आरोप में पुलिस और स्वाट टीम ने पकड़ा था। पुलिस अधीक्षक ने दोनों कैदियों पर 25-25 हजार रुपए का इनाम घोषित कर फोटो भी जारी कर दिया है। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कैदियों के परिजनों से ई मुलाकात की सुविधा शुरू कर दी है। नरोत्तम मिश्रा ने इस सिस्टम की शुरुआत करते हुए कई कैदियों से इनके परिवार वालों की मुलाकात करवाई। वहीं इस दौरान मोबाइल फोन के जरिए परिवार ने जेल में बंद अपने बेटे, पिता और भाई से बात की। कोरोना के कारण रक्षाबंधन और ईद पर भाइयों और बेटों से मुलाकात न हो पाने की वजह से मोबाइल पर बात करते हुए कई परिवार भावुक हो गए। राजस्थान में जारी सियासी बवंडर अभी पूरी तरह से थमा नहीं है। विधानसभा सत्र की तारीख के ऐलान के बाद कांग्रेस कैंप में हलचल तेज हो गई है और लगातार बैठकों का दौर जारी है। वहीं दूसरी तरफ विधायक खरीद फरोख्त मामले में एसीबी जांच करने के लिए हरियाणा के मानेसर पहुंची है। जयपुर के होटल से 53 विधायक एयरपोर्ट के लिए रवाना हुए हैं। सभी को चार्टर्ड फ्लाइट में जैसलमेर भेजा जाएगा। मोदी सरकार की लाई गई नई शिक्षा नीति पर देश में बहस जारी है। कांग्रेस नेता और सांसद शशि थरूर की ओर से इस नीति पर कई तरह के सवाल खड़े किए गए हैं। कांग्रेस नेता ने कहा है कि अब चुनौती होगी, जो बातें कही गई हैं उन्हें पूरा किया जाए, क्योंकि कई बार वित्त मंत्रालय की ओर से बजट को लेकर असमर्थता जताई जा चुकी है। शशि थरूर के मुताबिक कई नीति में काफी बातें अच्छी हैं, लेकिन कुछ विषय ऐसे हैं जो चिंता बढ़ाते हैं।
शशि थरूर के मुताबिक नई नीति में कुछ ऐसे लक्ष्य तय किए गए हैं जो सच्चाई से परे लगते हैं। ऐसे में सरकार को उन लक्ष्यों को सामने रखना चाहिए जो वक्त पर पूरा हो सके। वहीं बता दें कि शशि थरूर की ओर से इससे पहले भी ट्वीट कर शिक्षा नीति का स्वागत किया गया था। उन्होंने ट्वीट में लिखा था कि इसमें कुछ सुझाव माने गए हैं जो काफी अच्छे हैं, लेकिन सवाल है कि इससे पहले संसद में बहस के लिए क्यों नहीं लाया गया। कांग्रेस सांसद ने लिखा कि मुझे खुशी है कि सरकार ने शिक्षा नीति बदलने का फैसला लिया है, इसका इंतजार था, लेकिन अभी भी सवाल है कि जीडीपी का 6% बजट रखने का जो टारगेट है वो कैसे पूरा होगा, क्योंकि वित्त मंत्रालय ने लगातार शिक्षा मंत्रालय का बजट घटाया है। नौसेना में फर्जी बिल के जरिए घोटाले का मामला सामने आने के बाद सीबीआई ने 4 राज्यों दिल्ली, गुजरात, महाराष्ट्र और कर्नाटक के करीब 30 ठिकानों पर छापेमारी की। दरअसल पश्चिमी नौसेना कमान को आईटी हेडक्वार्टर की आपूर्ति के लिए जाली बिल बनाकर 6 करोड़ 76 लाख रुपए के घपले का आरोप है कि कैप्टन अतुल कुलकर्णी, कमांडर मंदार गोडबोले और आरपी शर्मा और पीटी अफसर एलओजी कुलदीप सिंह बघेल ने कथित रूप से 6 करोड़ 76 लाख रुपए के 7 फर्जी बिल तैयार किए हैं। वहीं छापेमारी के दौरान पुलिस को 10 लाख रुपए की नकदी मिली है। इसके अलावा कुछ अहम दस्तावेज भी मिले हैं। पूरा मामला पश्चिमी नौसेना कमान के आईटी हेडक्वार्टर की पूर्ति के लिए आकस्मिक व्यय बिल के भुगतान से जुड़ा हुआ है। इसे पूरे घोटाले का खुलासा रक्षा मंत्रालय की आंतरिक जांच में हुआ है। इसके बाद रक्षा मंत्रालय ने 23 अक्टूबर 2019 को सीबीआई को जानकारी दी। रक्षा मंत्रालय की हरी झंडी मिलने के बाद सीबीआई ने मामला दर्ज किया। वहीं सीबीआई के सूत्रों का कहना है कि ये घोटाला 6 करोड़ 76 लाख रुपए से बड़ा हो सकता है। मामले की जांच शुरू कर दी गई है। पुराने बिलों के भुगतान की भी पड़ताल की जा सकती है। फिलहाल सीबीआई की ओर से नेवी अफसरों और कंपनियों से जानकारी जुटाई जा रही है। चीन को लगातार आर्थिक मोर्चे पर भारत झटका दे रहा है। अब भारत सरकार ने रंगीन टेलीविजन सेट के आयात पर बैन लगा दिया है। चीन से बड़े पैमाने पर कलर टीवी भारत मंगाए जाते थे, लेकिन अब सरकार ने उस पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दिया गया है। और सरकार का कहना है कि ये कदम घरेलू उत्पाद को बढ़ावा देने के मकसद से उठाया गया है। आयात पर रोक से मेक इन इंडिया को बढ़ावा मिलेगा, लेकिन भारत के इस फैसले से चीन को बड़ा नुकसान होने वाला है। एक रिपोर्ट के मुताबिक विदेश व्यापार महानिदेशालय ने एक अधिसूचना में कहा है कि कलर टेलीविजन की आयात नीति में बदलाव किया गया है। अब इसे प्रतिबंधित कैटेगरी में डाल दिया गया है। सरकार का कहना है कि चीन जैसे देशों से गैर जरूरी सामानों के आयात में कमी लाना है। किसी भी प्रोजेक्ट को प्रतिबंधित कैटेगरी में रखने के बाद अब उस सामान का आयात करने वाले कारोबारी में को वाणिज्य मंत्रालय के अंतर्गत आने वाले डीजीएफटी से आयात के लिए लाइसेंस लेना होगा। भारत में कलर टीवी का चीन सबसे बड़ा निर्यातक है। उसके बाद वियतनाम, मलेशिया, हांगकांग, कोरिया, इंडोनेशिया, थाईलैंड और जर्मनी जैसे देशों का स्थान है। गौरतलब है कि सीमा पर चीनी सेना की हरकतों के बाद देश में चीन के खिलाफ एक माहौल बन गया है। टिकटॉक, वीचैट समेत पिछले महीने कई ऐप बंद कर दिए गए थे। उसके बाद फिर से 47 चीनी ऐप्स बंद करने का फैसला लिया गया है। यही नहीं, भारत ने चीनी कंपनियों को मिलाकर कई टेंडर रद्द कर दिए गए हैं। अफगानिस्तान ने पाकिस्तान पर आबादी वाले इलाके में रॉकेट हमला करने का आरोप लगाया है। अफगानिस्तान की एक न्यूज एजेंसी के मुताबिक कंधार के स्पिन बोल्डक जिले के आबादी वाले इलाके में पाकिस्तान सेना ने रॉकेट दागे हैं। इस हमले में 9 आम नागरिकों की मौत हो गई है, जबकि 50 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। अफगानिस्तान की न्यूज एजेंसी के मुताबिक रक्षा मंत्रालय का कहना है कि पाकिस्तान सेना के खिलाफ जवाबी कार्रवाई के लिए अफगान बलों को पूरी तरह से तैयार रखने का निर्देश दिया गया है। बयान में कहा गया है कि देश के सशस्त्र बलों के प्रमुख जनरल मोहम्मद यासीन जिया
लेवी ने पाकिस्तान सेना के खिलाफ जवाबी कार्रवाई करने के लिए देश के सभी सैन्य बलों, खासकर 205 अटल, 201 सलाब और 203 थंडर कैंपों को पूरी तरह से तैयार रहने का निर्देश दिया है। भारी हथियारों से अफगान बलों को लैस किया जा रहा है। वहीं अफगान रक्षा मंत्रालय ने अपने बयान में कहा है कि मोहम्मद यासीन जिया के नेतृत्व में वायुसेना और विशेष बलों को हाई अलर्ट पर रखा गया है और अगर पाकिस्तानी सेना अफगान सरजमीन पर अपने रॉकेट लॉन्च करेगी को जारी रखती है तो उसे अफगान सेना की ओर से जवाबी कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा। एएनबी सुपरफास्ट में मेरे साथ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए एएनबी न्यूज के साथ। नमस्कार। देश दुनिया की खबरों के लिए एएनबी न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।